क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो उच्च वेग को किस में मापते हैं हम लोग? मैप के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या होता है? तो एंगस्ट्रम होता है। और दाब मापने का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है ना। तो इसका सभी सामने सामने मिलान सही है। और ऊर्जा और कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। इस तरह से क्या है 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए जूल जूल इसमें मिलान कहाँ होगा? तो जूल हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का होगा, है ना। इसका आगे देखते हैं होगा। तो इसका हो जाएगा कार्य, है ना। तो कार्य का हो जाएगा यानी कि 1 का 3 होगा, ठीक है। 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे क्या उसमें क्या है फिर एम्पियर। एम्पियर क्या है? तो विद्युत धारा, है ना। धारा मापने का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है ना। 1 का उसका हो गया, है ना। वाट का हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको मिला लीजिएगा। थोड़ा सा पेज इधर में है। और वोल्ट हो जाएगा किसका? तो विभवांतर का हो जाएगा, है ना। वोल्ट हो जाएगा विभवांतर मापने के लिए। और कैलोरी मापने के लिए उष्मा, है ना। यहाँ पर ई का 5 हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको मिलाइएगा ना। तो इसका आंसर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह है रेडियो धर्मिता का, है ना। रेडियो धर्मिता की जो इकाई का नाम क्या है? क्यूरी है, ठीक है। देखिए रेडियो धर्मिता की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। कब? 1896 में हेनरी बेक्यूरेल ने ही रेडियो धर्मिता की खोज किया था, ठीक है। जब वे यूरेनियम पर प्रयोग कर रहे थे और फोटोग्राफिक प्लेट पर उसके उत्सर्जन का पता चला, तो बाद में मेरी क्यूरी ने इस घटना को रेडियो धर्मिता नाम दिया था। रेडियम और पोलोनियम ये दोनों की खोज किसने किया था? तो मेरी क्यूरी ने ही किया था ना। याद रखना, मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। कब? 1898 में किया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। और रेडियो धर्मिता के एसआई मात्रक पूछे, एसआई इकाई पूछे, तो आंसर क्या होगा? बेकुरेल भी होगा, ध्यान रखना है ना। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होगा? बेकुरेल होगा। और एक क्यूरी, देखिए उसी का है ना, ये बड़ा मान होता है क्या? क्यूरी जो है ना, यहाँ पर क्यूरी का ही सब बड़ा मान होता है क्या? क्यूरी बड़ा मान है। मान लो क्यूरी क्या है, ये बहुत बड़ा मान है इसका बेकुरेल का, ठीक है। ये जैसे कि एक क्यूरी बराबर कितना होता है? 3 एक क्यूरी बराबर यहाँ पर अगर पूछे आपसे तो आप लिख सकते हैं क्या? एक क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10 के पावर 10 बेकुरेल होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल क्या है? ध्वनि, है ना। तो वातावरण में ध्वनि की जो माप इकाई क्या है? डेसिबल है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? सदिश मतलब क्या? सदिश मतलब दिशा भी होगा ना, परिणाम भी होगा, दिशा भी होगा। ओ दिश मतलब केवल परिणाम होगा, ओ दिश यानी दिशा नहीं होगा। तो सदिश में क्या होगा? दिशा भी होगा, यानी कि वेग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर ये क्या? सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, लंबाई और समय क्या? अदिश राशि है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोलन का आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो टी बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? देखिए गुरुत्वाकर्षण ये क्या है? बटम है ये, है। तो गुरुत्वीय त्वरण जब बढ़ेगा तो ये आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा, ठीक है। लेकिन लंबाई अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जैसे ये झूला है, ठीक है। ये झूला यहाँ पर ये क्या है? लड़की बैठी है। जब ये खड़ी होगी तो ये क्या होगा? इसका लंबाई अभी यहाँ तक है, ठीक है। इतना लंबाई यहाँ तक आ रहा है। लेकिन जब ये खड़ी होगी ना तो लंबाई को कहाँ मापते हैं? तो उसके नाभि से मापा जाता है, ठीक है। तो जब लड़की खड़ी होगी तो इसके नाभि जैसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी लंबाई क्या होगा? कम होगा। लंबाई कम हुआ तो आवर्तकाल भी क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए संवेग दुगुना हो जाएगा क्या? ये बात सही है ना, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? संवेग ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या, वो वेग अगर दोगुना किए तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी क्या? गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप क्या बोला? वेग को दोगुना करेंगे, देखिए भी को दोगुना करेंगे तो ये क्या गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, है ना, क्योंकि भी स्क्वायर है तो ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, यानी कि उपर्युक्त तो दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये काफी मदद मिलता है। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। यहीं पर पूछ लिया जाएगा कि वेग को अगर तिगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 3 तिया 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। यहीं पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? एम जी एच होता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा से ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो किस पर निर्भर करता है? देखिए मास, है ना,
और क्या गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और हाइट, ये तीनों पर निर्भर करता है, ठीक है। और जैसे कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है ना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला नियम, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये वाला सही है। फिर क्या, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये गलत है, क्योंकि पहला नियम से बल की परिभाषा और द्वितीय नियम से क्या, बल का व्यंजक यानी कि फॉर्मूला निकलता है, जो कि F बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल जो होता है बल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये द्वितीय नियम से क्या, बल का सूत्र निकलता है, तो ये वाला क्या है, ऑप्शन गलत है। तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, ये गलत है ना। तीसरा जो नियम है वो क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ना, तो केवल एक यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो किस बल के कारण, तो घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से ये आगे बढ़ता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 में, इसमें क्या है, मिलान करना है। तो देखिए प्रकाश का व्यतिकरण, इसका ये सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस यंग ने दिया था, ठीक है। फिर क्या, प्रकाश का विवर्तन, ये ग्रे मोल्डी ने दिया था, प्रकाश के विवर्तन ग्रे मोल्डी ने दिया था। प्रकाश का ध्रुवीकरण, ये किसने, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण है ध्रुवीकरण। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। फिर आगे क्या, अनिश्चितता का सिद्धांत, ये दिया था हाइजेनबर्ग ने। रमन प्रभाव, सीवी रमन ने। एक्सरे की खोज किसने किया था, रोएंटजन ने। परमाणु की नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था ना। तो नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से सही मिलान है सबका। नेक्स्ट क्या है, शरीर का वजन, इसमें क्या होगा, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है क्या, ये गलत है ना, क्योंकि एक जगह वजन भार क्या होता है, सभी जगह एक समान नहीं होता, द्रव्यमान भले सभी जगह एक समान होता है। फिर क्या वाला, ध्रुवों पर ये अधिकतम होता है क्या, ये वाला सही है। देखिए भार बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पर जी घटेगा तो डब्लू भी घटेगा, जी बढ़ेगा तो डब्लू भी बढ़ेगा। तो जी क्या होता है, जी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये क्या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसलिए ध्रुवों पर ये अधिकतम होगा, तो यानी भार भी क्या होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्या, 20 kg के एक वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर, जमीन के ऊपर है ना 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, तो पकड़ के रखेंगे ठीक सीधा सीधे ऊपर, तो क्या होगा, कार्य जीरो होगा ना, क्योंकि कार्य बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है कि होता है एफ एस कोस थीटा होता है ना। तो कोस थीटा यानी कि सीधा लंबवत रहेगा, तो कोस थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 90, और कोस 90 डिग्री मान क्या होता है, जीरो, तो यानी कि ये कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पानी से भरी डॉट यानी कि कोर्क लगी बोतल जमने पर ये टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी, क्योंकि पानी जब जमता है तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है ना, जल जमने पर उसका आयतन बढ़ता है, इसके कारण ये टूट जाएगा ना। इससे यही प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि ठंडी के दिनों में पाइप में जो पानी बर्फीली जो एरिया में क्या होता है, पाइप फट जाता है, क्यों, तो वो पानी जमने पर क्या होता है, वो आयतन बढ़ेगा तो वो फट जाता है। नेक्स्ट क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, तो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, और आयतन इसी पर न्यूनतम होता है। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है, तो इसका है घनत्व, है ना, घनत्व जैसे कम घनत्व रहेगा कोई भी चीजें क्या हुआ, तैरेगा, अधिक घनत्व रहता है तो वो डूब जाती है, ठीक है। तो वायुमंडल में बादल तैर रहा है, यानी कि बादल का क्या है, यहाँ पर वायु से घनत्व क्या है, कम है, इसलिए तैर रहा है वो। नेक्स्ट क्या है, बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक वो मुंह से खून निकलने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है ना, जैसे कि यहाँ नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, या तो बोला जाता है कि आप जैसे कि पेन अगर ले जाते हैं, अगर मतलब यात्री जो अंतरिक्ष यात्री पेन अगर ले जाता है तो ऊपर में क्या स्याही निकलने लगता है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल जाती है, ये क्या होगा, वही चीजें होगा, वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब जो है वो कमी आती है ना। ये ऑप्शन में भी सेम चीजें दिया हुआ है, यानी कि आंसर क्या हुआ, दोनों आप दे सकते हैं यहाँ पर आंसर, दोनों सेम ही चीजें है ना। यहाँ पर 19 का ए और बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेतक है कि मौसम कैसा होगा, तो अचानक गिरे तो ये होगा क्या, तूफान, है ना, तूफानी मौसम का ये संकेत है, ठीक है। अचानक गिरेगा तो तूफानी मौसम का, और फिर क्या है, धीरे धीरे अगर गिरे तो क्या होगा, वो
धीरे धीरे नीचे अगर आता है तो वर्षा, है ना, वर्षा होने का रहता है। और धीरे धीरे ऊपर अगर उठे तो साफ मौसम, ऊपर जाएगा तो साफ मौसम या अच्छा मौसम का संकेत है, ठीक है। वायु, अच्छा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था मालूम? वायुमंडलीय दाब मापने की यंत्र पूछेगा, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टोरिसेली ने किया था। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछें, देखिए कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है। याद कैसे रखना है? देखिए, सूर्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। इसलिए हाइड्रोजन बम में क्या हो गया? नाभिकीय संलयन हो गया। जबकि परमाणु बम क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन पर होता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? सिंपल चीजें याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पर है ना। स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से प्रश्न पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो देखिए, जो गति में रहेगा उसमें क्या? गतिज ऊर्जा रहेगा। जो अस्थिर रहेगा तो उसमें क्या होगा? अस्थितिज ऊर्जा रहेगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा पूछा किस में नहीं है, तो देखिए गतिज ऊर्जा किस में नहीं है, मतलब क्या? अस्थिर ऊर्जा उसमें, ठीक है। यानी कि जो अस्थिर रहेगा उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, चलती हुई गोली, तो ये क्या? गति में है, इसमें गतिज ऊर्जा है, ठीक है। बहता हुआ पानी, इसमें भी है। चलता हथौड़ा, इसमें भी है। जबकि खींचा हुआ धनुष, इसमें क्या? अस्थिर ऊर्जा है, खींचा हुआ है ना। जैसे खींचा हुआ रबड़, खींचा हुआ धनुष, ये सब क्या है? अस्थिर ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अस्थिर ऊर्जा करेक्ट आंसर हो गया। और अस्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्रीम सेपरेटर है ना, दूध से जो क्रीम निकालते हैं में वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो वो होता है अपकेंद्रीय बल पर, है ना। अपकेंद्रीय बल पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल के किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है? यानी कि पृथ्वी से पलायन के वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो कहाँ पर है? देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। और चंद्रमा से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्या? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो सिंपल आप इसका आंसर लगा सकते हैं, जब आप खुद को है लिफ्ट में आप कल्पना कर लीजिए, बस आपको आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, है ना, तो ये थोड़ा सा क्या होगा? भार अधिक मालूम पड़ेगा। जब नीचे आएगा, देखिए हल्का लगेगा, है ना। तो जब हल्का कम महसूस होगा, कम कम महसूस होगा, जब नीचे आएंगे। तो क्या? लिफ्ट जब त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो ये भार अधिकतम मालूम पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इससे यही फॉर्मूला पर ही है ना। टी बराबर आवर्तकाल बराबर क्या आता है? 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देखिए, लोलक की क्या होगा? लंबाई, जैसे कि यहाँ पर लोलक ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई अधिक रहेगा, तो क्या होगा? लंबाई अधिक होगा तो आवर्तकाल क्या होगा? अधिक होगा, है ना। और लंबाई कम होगा, इसका जैसे लंबाई कम हो जाती है तो आवर्तकाल भी क्या होगा? कम, मतलब कम समय में, है ना, कम समय में दोलन करने लगेगा, ठीक है। तो क्या लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो सुस्त होने के कारण क्या है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, गर्मी में क्या लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ा तो क्या हुआ? समय भी, आवर्तकाल भी बढ़ गया। तो आवर्तकाल क्या, जो समय जो है बढ़ गया, तो क्या धीरे धीरे सुस्त हो गया घड़ी, है ना। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत ये प्रत्यास्थता से संबंधित है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी कि सतही तनाव के कारण होता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है ना। पनडुब्बी पूछेगा किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्या? पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या होगा? पहले जितना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि बर्फ पहले से जो अपना क्या एरिया लिए हुए रहता है, ठीक है, तो फिर वो पिघलेगा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो गया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था किसने? न्यूटन ने ना। तो आइजैक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसका? दाब की, है ना, दाब की इकाई है। किस पिंड का भार, किसी पिंड का भार तो क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है ना। ध्रुवों पर क्या होगा? सर्वाधिक होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी। नेक्स्ट क्या है? अब विषुवत पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर कम होता है, न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन होता है? स्टील होता है ना। स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दूध से मक्खन निकालने पर तो उसका क्या होता है? घनत्व तो क्या होता है? बढ़ जाता है ना। और किस बल सिद्धांत पर? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर है। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो ये है ऊर्जा संरक्षण पर
ये आधारित है बर्नौली प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 में क्या ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता क्या, केशिका क्रिया होता है ना। जैसे पहले लालटेन जलाकर पढ़ते थे तो उसमें क्या था, बत्ती में जो ऊपर तेल चढ़ता था वो भी क्या है, तो ये कैपिलरी एक्शन पर ही ये आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगस्ट्रम क्या मापता है, ये तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, टंगस्ट्रम है ना, एंगस्ट्रम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु को गर्म करने पर अनुआ, तो जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये उसकी चाल क्या होगा, बढ़ जाएगी, है ना, गर्म करेंगे तो बढ़ जाएगी। दूर की वस्तुओं जैसे कि सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो अधिकतम ताप मापने के लिए किसका मालूम, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण विकिरण ताप मापी, जिसको क्या पायरोमीटर कहा जाता है। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप क्या है, तो यह -273 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मोटे कांच के गिलास के ऊपर जब गर्म पानी को छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि अचानक ही गिलास क्या होता है, विस्तारित होना चाहता है ना, विस्तारित होना चाहता है, तो ये क्या होता है, टूट जाता है। नेक्स्ट क्या है, मानव की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसी टाइप का एक और प्रश्न आता है, जैसे स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, जैसे एक आता है क्या, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, रुद्धोष्म परिवर्तन में, तो रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्यों, तो ऐसा क्यों होता है कि झील के तली पर बर्फ नहीं जमता है, झील के तली के अंदर क्या होता है, बर्फ नहीं जमता है। नेक्स्ट क्या, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना। जैसे क्या होता है, श्वेत प्रकाश जब ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, ऊष्मा के संचरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि क्या है, तो ऊष्मा देखिए चालन विधि द्वारा भी होता है, संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा आता है, यानी उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें क्या है, यहाँ पर पूछेगा क्या, ऊष्मा का संचरण जो होता है वो ठोस में किस विधि द्वारा होता है, तो ध्यान रखना है, ठोस में ये चालन विधि द्वारा आता है, और गैस और द्रव में ये संवहन विधि द्वारा आता है, और निर्वात में ये विकिरण विधि द्वारा होता है। पूछेगा प्रश्न क्या कि जो सूर्य के किरणों से है ना, सूर्य की किरणों से पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है, वो किस विधि द्वारा होता है, कैसे होता है, वो विकिरण के माध्यम से होता है ना, विकिरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर क्या, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, तो देखिए ठोस में क्या होगा, ठोस रहता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाता है, ठीक है, जबकि संवहन में जाएगा, तो ठोस में क्या होगा, नहीं जाएगा, चालन यानी ठोस में क्या होता है, चालन विधि द्वारा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, चालन किस में होता है, ठोस में होता है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, शीतल क्यों होता है, ऊष्मा क्या था, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे क्या करता है, परावर्तित कर देता है ना, तो इसलिए क्या होता है, ये काले वस्त्रों के मुकाबले ये श्वेत वस्त्र का शीतल होता है। नेक्स्ट क्या, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है, तो यह नियम क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम कहलाता है। ठीक है, फिर समझिए, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम न्यूटन का शीतलन नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्या, ऊर्ध्वपातित यानी कि सब्लिमेट पदार्थ है, तो ऊर्ध्वपातन किस में होता है, कपूर में होता है, नेफ्थलीन में होता है, और अमोनियम क्लोराइड में भी होता है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चीजें हैं क्या ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है ना, ठोस से सीधे क्या गैस में बदल जाएगा तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से सीधे ठोस में बदलेगा तो वो क्या कहलाता है, वो निक्षेपण कहलाता है, यानी कि डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ेगा, दाब बढ़ने पर क्या होता है, क्वथनांक क्या तो बढ़ता है ना, इसलिए क्या प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्या, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट होता है, तो त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है, 273.16 है ना केल्विन होता है ना, 273.16 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्या है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि ठोस से और ये वाष्प में बदल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा ना, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाएगा, और वाष्प से यानी कि गैस से सीधे ठोस में बदलेगा
तो वो क्या कहलाएगा, निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन कहलाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है, थर्मोस्टेट का मतलब होता है क्या, ताप को स्थिर बनाए रखना है, बैलेंस में रखना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि एक ताप बनाए रखना। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण की किसी की विकिरण को अवशोषित करती है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो ये कर सकता है, देखिए केवल निम्न तरंग दैर्ध्य का, ब्लैक बॉडी काला है तो वो सभी का करेगा ना, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य का इसका भी करेगा, और केवल वो उच्च तरंग दैर्ध्य का नहीं, ये क्या है, सभी तरंग दैर्ध्य का है ना, सभी तरंग दैर्ध्य का ये अवशोषित कर लेता है। और जबकि श्वेत क्या करता है, व्हाइट बॉडी वो क्या करता है, परावर्तित कर देता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो ये जो है वाष्पीकरण है ना, वाष्पीकरण के कारण ये ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि पराध्वनिक विमान यानी कि सुपरसोनिक जेट उड़ते हैं, तो सुपरसोनिक जेट ये उड़ते हैं, तो ये ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ता है, ध्वनि की चाल से ये अधिक चाल से उड़ता है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली यानी कि श्रील होता है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज जो है, एक आवाज की आवृत्ति अधिक होती है ना, आवृत्ति अधिक होगा तो आवाज पतली होगी ना, तो आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिध्वनि यानी कि इको का कारण क्या है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो ध्वनि का परावर्तन है ना, परावर्तित होगा, जैसे आप यहाँ से बोलेंगे दीवार से टकरा कर आपके पास आ गया, परावर्तन होगा तभी प्रतिध्वनि होता है। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितना, 17 मीटर होना चाहिए, आसपास दृष्टि के लिए कितना, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, तो रडार की कार्य प्रणाली जो ये किस पर, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। रडार क्या है, तो ये वायु में, मतलब क्या, ऊपर है ना, ऊपर किसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। और सोनार क्या, समुद्र में यानी कि पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए, तो ऐसे याद रखना है, सोनार समुद्र है ना, सोनार समुद्र के अंदर यानी कि पानी से हो जाएगा, और जो ऊपर है वायु में किसी का दिशा या तो पता लगाने के लिए, तो खोई हुई चीज़ों को ये रडार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके कारण, डॉपलर प्रभाव करेक्ट आंसर है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो देखिए ध्वनि क्या होता है, ध्वनि की गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जबकि प्रकाश क्या है, निर्वात में भी गमन करता है, और ध्वनि क्या है, निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि क्या है, जल में करेगा, स्टील में करेगा, वायु में करेगा, है ना, यानी कि ठोस द्रव गैस में करेगा, लेकिन निर्वात में गमन नहीं करता है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है, ठीक है। जबकि प्रकाश क्या है, गुजरता है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों को मिलकर बना किसे कहते हैं, उसे जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रकाश के छोटे छोटे कण मिलकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, फोटोन कहा जाता है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, फोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो वापस लौटने की घटना ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, क्या, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। मुड़ने पर क्या होता है, विवर्तन कहलाता है ना, प्रकाश का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। अब बिखर जाना वो क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो किस में होगा, निर्वात में होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में, जबकि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, ठोस में होता है। ठोस में ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिकतम होता है। और अच्छा, वायु में जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पूछेगा, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, प्रकाश की गति होती है, कितना होता है, 3 गुना 10⁸ है ना, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्या है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब होता है ये, तो जब सूर्य क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण का मतलब देखिए दो ही चीज होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जैसे आप क्या पृथ्वी पर हम लोग हैं, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ढक जाता है, क्या होता है, सूर्य ढक जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा ढक जाता है। तो सूर्य को ढक दीजिए यहाँ पर, है ना, आप कहाँ पर, पृथ्वी पर है मान के चलिए, ठीक है। तो ये पृथ्वी हो गया, और सूर्य को ढकना है, यानी कि चंद्रमा को बीच में लाइए, है ना, चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये ढक जाएगा, है ना, ये ऐसे ढक जाएगा, तो ये क्या होगा, सूर्य ग्रहण हो गया। तो चंद्रमा बीच में होगा ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। यहीं पर जैसे चंद्र ग्रहण पूछेंगे, तो चंद्र ग्रहण क्या होगा, ये पृथ्वी क्या करेंगे, बीच में आ जाएगा, है ना, चंद्र ग्रहण यानी ये पृथ्वी बीच में आ जाएंगे, ठीक है, बीच में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए ये ढक जाएगा। ये कैसे ढकेगा, तो क्या होता है, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश होता नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो ये क्या होगा, सूर्य के प्रकाश को ढक देगा, तो ये क्या अंधेरा दिखेगा, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, नहीं, पृथ्वी बीच में आ जाएगा चंद्र ग्रहण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर आपका है 71। मृग तृष्णा, यानी कि जो मृग तृष्णा होता है, मैरिज होता है, ये उदाहरण है किसका है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है ना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है, वो उदाहरण है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो आकाश का नीला रंग किसके? प्रकीर्णन के कारण होता है ना। आंसर क्या हो? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, वो भी प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। और जैसे कि बाल्टी में, जैसे पानी से भरी बाल्टी में छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो किस कारण? अपवर्तन के कारण। उसी में बाल्टी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण, ठीक है। और जैसे तारों का टिमटिमाना, वो भी क्या होता है? अपवर्तन के कारण। याद कैसे रखना है? तारों का टिमटिमाना बोलना क्या? अप डाउन अप डाउन, है ना। अप डाउन अपवर्तन, अप डाउन अपवर्तन, ऐसे रिलेट करना है, अप डाउन अपवर्तन। तो क्या कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो इसका कारण क्या? धूल का, है ना। धूल के कारण, कल के कारण ये विसरण होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है ना। दोनों चीज उल्टा होता है, प्रकीर्णन कम होगा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। जबकि बैगनी जो बैगनी प्रकाश का होता है क्या? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, और तो उसका क्या होगा? तरंगदैर्घ्य कम होगा, है ना, न्यूनतम है। नेक्स्ट क्या? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे पूछा जाता है पनडुब्बी में ऊपर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है। ईएनटी मतलब ईयर, नोज और ये क्या? थ्रोट, यानी कि क्या हो गया? कान, नाक और गला। ये इनके डॉक्टर जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है अवतल दर्पण का, है। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल उसमें होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में किसका? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, जबकि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्या? मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण में उसकी न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, है ना। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की, है ना, तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। किसके? इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है ना। जैसे कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, जबकि लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या? जीरो डायोप्टर होता है ना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्या है? प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग या होता है क्या? तो एक शब्द याद रखना, निहाल। क्या? निहाल, है ना। फलनमा निहाल कर दिया, तो निहाल मतलब नीला, हरा और लाल, है ना। तो नीला, हरा, लाल कहाँ पर है? नीला, हरा और लाल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम किसका होगा? जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा। कौन? बैगनी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83। 83 में क्या है कि आयरिस का कार्य क्या है? तो आयरिस क्या? आयरिस को क्या बोलते हैं? परितारिका कहा जाता है। तो आयरिस के क्या? आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ये आयरिस ही करता है। नेक्स्ट क्या? दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? सिंपल चीजें देखिए, नाम से क्या है, इसका काम जो उल्टा है। दूरदृष्टि दोष होगा ना, तो अपन लोग को लगता है क्या? दूरदृष्टि यानी कि दूर, दूर का दृष्टि दोष है। नहीं, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। बस ऐसे याद रखना, सिंपल। जैसे निकट दृष्टि दोष बोला, मतलब क्या? निकट दृष्टि दोष तो नाम है, लेकिन निकट की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगा, दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन निकट के नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या? तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने अप डाउन अपवर्तन, अप डाउन अपवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन, है ना। इसका कारण क्या? अपवर्तन है, ठीक है। देखिए, सूर्य उदय या तो सूर्यास्त के समय क्या होता है? थोड़ा सा जो देर दिखाई देता है या तो पहले दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण होता है। जबकि सूर्य
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उसका लाल रंग जो दिखाई देता है वो परिकिरण के कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, तरन ताल यानी कि स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण ही होता है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। जैसे सिक्का जो उठा हुआ प्रतीत होता है, छड़ जो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। और तारे टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा, ये धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कुलाम का नियम, है ना। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अब देखिए इसमें जर्मेनियम क्या है, पढ़े हैं बचपन से, क्या अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। सेलेनियम क्या है, ये भी अर्धचालक है। आर्सेनिक क्या है, ये भी पढ़े होंगे आप, क्या अर्धचालक है, ठीक है। तो आंसर कौन निकालना है, पूछा क्या कौन नहीं है। तो देखिए इसमें समझना क्या है कि देखिए इसमें क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या खानदानी अर्धचालक है। कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। और सेलेनियम भी ये क्या अर्धचालक है। इसको ऐसे समझिए, देखिए सेलेनियम क्या है, और देखिए यहाँ जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये क्या खानदानी अर्धचालक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन कहाँ, सेलेनियम और आर्सेनिक में, ठीक है। तो देखिए सेलेनियम क्या है, एक शुद्ध मौलिक अर्धचालक है सेलेनियम भी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सीधे उपयोग में होता है, ठीक है। जबकि आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक एक उपधातु है जो मुख्य रूप से अन्य अर्धचालकों के गुणों को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह स्वयं अर्धचालक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका अर्धचालक में इसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर हमको निकालना है एक न एक ऑप्शन से, तो यही वाला आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अर्धचालक कौन नहीं है, तो ये आर्सेनिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप गूगल पे पूछेंगे कि क्या आर्सेनिक एक अर्धचालक है, तो वहां पर आंसर क्या आएगा, अर्धचालक है ना। आर्सेनिक क्या अर्धचालक है, लेकिन क्या सेलेनियम भी तो है, तो आंसर कौन लगाएंगे, आंसर यही लगाएंगे ना, आर्सेनिक क्या ये अर्धचालक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप को बढ़ाने पर चालक पदार्थों में क्या परिवर्तन होता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो चालक पदार्थों में क्या परिवर्तन होगा, तो ये विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा जैसे, तो क्या होगा, चालकता घटेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में ना, अल्टरनेटिव एसी को डीसी में बदला जाता है, किसके द्वारा, तो ये बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा, है ना। रेक्टिफायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 94 कि प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ओम पढ़ के गए, वहां पर क्या पूछ देगा मालूम, प्रतिरोधकता। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ प्रतिरोध ओम ओम याद रखते रहिएगा, लेकिन वहां पूछेगा क्या, प्रतिरोधकता। और ध्यान नहीं रखिएगा तो आपको लगेगा अरे प्रतिरोध ही पूछा है, ओम लगा के निकल जाइएगा। लेकिन यहाँ बगल में आपको रहेगा क्या, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो प्रतिरोधकता जहां देगा लास्ट में देख लीजिएगा, ता अगर लिखा रहेगा तो क्या होगा, ओम मीटर, जबकि प्रतिरोध देगा तो ओम होगा, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रखिए, प्रतिरोध छोटा है ना, तो इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, ओम। अब प्रतिरोधकता बड़ा हुआ तो ओम मीटर, है ना। प्रतिरोधकता ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाकी मालूम है, विद्युत आवेश कैसा मात्रा कुलाम होता है, विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या हो गया, एम्पियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो कार बैटरी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, H2SO4, जो कि अम्लों का राजा कहा जाता है। शुष्क सेल है, शुष्क सेल, और एक शुष्क सेल कौन सा सेल है पूछा जा रहा है ना। तो देखिए क्या होता है, प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल किसको बोलेंगे, जिसको दो, द्वितीयक मतलब दो बार यूज करेंगे। जैसे कि मोबाइल की बैटरी क्या है, इसको दो बार यूज कर सकते हैं, दो बार से तीन बार, इस तरह मतलब चार्जेबल जो होता है वो द्वितीयक सेल में आता है। और क्या जो चार्ज जिसको करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो प्राथमिक सेल कहलाता है, ठीक है। तो शुष्क सेल क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एक फ्यूज तार का प्रयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है। फ्यूज तार से पूछेगा फ्यूज तार किसका बना होता है, तो ये टीन और शीशा का बना होता है ना। तो क्या है, ये टीन और शीशा का ये बना होता है। और इसके गुण पूछेगा क्या होता है, क्वालिटी, तो इसका फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक क्या, निम्न, यानी तुरंत गल जाता है। जैसे तुरंत अधिक वोल्टेज आएगा, तुरंत गल जाने से कट जाता है, तो क्या होता है, और भी जो आपका जो घरों में जुड़ा हुआ है ना, जैसे कि टीवी चल रहा है या तो पंखा चल रहा है, बल्ब, वो सब क्या होता है,
क्षतिग्रस्त नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या गलनांक इसका निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्या फ्यूज तार किससे बनी होती है, तो ये टीन और सीसा से बना होता है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीन और सीसा का एक मिश्र धातु है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ये टंगस्टन का है ना। सबसे अधिक जो गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का ही होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक टंगस्टन का। नेक्स्ट क्या किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, तो इसका क्या है 10⁶ ओम है, 10⁶ ओम। नेक्स्ट क्या है शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो वह है शुष्क सेल में ऊर्जा जो संग्रहित रहती है वो किस रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्या बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो ये है रेगुलेटर, क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेटर। डायनेमो एक मशीन, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, विद्युत मोटर बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 में क्या ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर ये किससे काम करता है, तो ये एसी और डीसी, केवल एसी में मालूम, केवल प्रत्यावर्ती धारा में ये काम करेगा ना, अल्टरनेटिव करंट में केवल प्रत्यावर्ती धारा में ये काम करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थाई चुंबक जो है वो बनाता है स्टील का ना, इस्पात का बनाया जाता है अस्थाई चुंबक, जबकि वो अस्थाई चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है। वो अस्थाई चुंबक पूछेगा तो नर्म लोहे का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होता है, तो दोनों भाग क्या होता है, पृथक पृथक अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। जैसे लोहा क्या हो जाएगा, लोहा निकेल तांबा ये सब क्या लोह चुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या अनुचुंबकीय पदार्थ है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है, स्वतंत्र रूप से जब लटकाएंगे तो ये उत्तर दक्षिण में रहता है, बचपन में आप पढ़े थे है ना, उत्तर दक्षिण में लटका रहता है। क्या एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अब सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने अवलोकित किया था, तो ये थे ऑरस्टेड है ना, ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। लेंज का नियम है, तो लेंज का नियम ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। रेडियो कार्बन डेटिंग देश की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है यानी सेमी कंडक्टर हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण होल यानी कि ब्लैक होल जो है ये सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर ने किया था है ना, एस चंद्रशेखर सीमा किसको बोलेंगे, ये सबसे अधिक द्रव्यमान होता है सूर्य से कितना अधिक, तो 1.44 गुना अधिक इसका द्रव्यमान होता है चंद्रशेखर सीमा का। चंद्रशेखर सीमा शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो ये करता है किसका, प्रतिध्वनि का निर्धारण का प्रयोग करता है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 119 में है टेलीस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसमें ऑप्शन में कोई है नहीं मालूम, क्योंकि टेलीस्कोप का आविष्कार है ना सबसे पहले हेंस लिपर्से ने किया था 1608 में। किसने किया था, हेंस लिपर्से है ना, हेंस लिपर्से इसने किया था कब, 1608 में किया था, ठीक है। और इसी को क्या हुआ, एक अच्छा मतलब और खूबसूरत बनाया था कौन, गैलीलियो ने, है ना। तो गैलीलियो ने कब बनाया था, 1609 में, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आंसर मार देना है ना, या तो गैलीलियो या तो लिपर्से, हेंस लिपर्से, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कोई भी नहीं है ना, तो आंसर इसमें कोई भी नहीं है, ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो मैनोमीटर ये वायु दाब को है ना, मैनोमीटर ये दाब मापने के लिए किया जाता है, तो ये यहाँ पर क्या सही है, ठीक है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर दाब के लिए हो गया। कार्बोरेटर जो है आंतरिक दहन इंजन के लिए हो गया। कार्डियोग्राफ ये हृदय के लिए हो गया। सिस्मोग्राफ पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है क्योंकि सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप से ना, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें मिलान करना है, तो अमीटर क्या है, विद्युत धारा मापने का यंत्र, वो अमीटर कहलाता है ना। तो एक का क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अब इसको देखते हैं आंसर निकाल के, एक का 3 देखते हैं क्या, एक ही ऑप्शन में दिया ऑप्शन बी में, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी को ऑप्शन है ही नहीं, बाकी चीज नहीं भी मिला है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या मिलाते हैं, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होगा, यह है सापेक्ष आर्द्रता। यहीं पर क्या होता है, एक चीज होता है क्या, हाइड्रोमीटर। क्या होता है, हाइड्रो, क्या होता है, हाइड्रो,
हाइड्रो में क्या होता है मालूम, डी आया, यानी कि डेंसिटी, घनत्व है ना, सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाते हैं, ठीक है। जबकि हाइग्रो क्या हो गया, सापेक्षिक आर्द्रता हो गया। बैरोमीटर क्या हो जाएगा, तो वायु दाब मापने के लिए। स्प्रिंग तुला क्या हो जाएगा, भार, है ना। इस तरह से आंसर क्या हुआ था इसका, ऑप्शन नंबर एक ही तो था, ऑप्शन बी है ना, 21 का, यहाँ पर 121 का बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दूध की शुद्धता मापा जाता है किसके द्वारा, लेक्टोमीटर के द्वारा। दूध की शुद्धता पूछे या तो दूध का घनत्व पूछे, आंसर क्या होगा, लेक्टोमीटर ही होगा। रडार उपयोग में आता है, रडार क्या, वायु और सोनार क्या आता है, जल में, पानी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, रडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश विद्युत सेल यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल परिवर्तित करता है, तो ये किसको किस में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। थर्मोस्टेट क्या मतलब क्या होता है, समान ताप, है ना, बैलेंस बनाए रखना, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ताप को स्थिर बनाए रखना। एक बैरल में कितने लीटर होता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आंसर क्या, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 128 में क्या है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों झुकता है, तो ऐसा अस्थायित्व बढ़ाने के लिए ना, गुरुत्व जो उसका होता है उसको अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्या, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप, अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्यों फटेगा, पहले बताएं, क्या जमने के बाद क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों ऐसा है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो क्योंकि इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम होगा, यानी कि ऐसे समझिए, तो क्या होगा, जैसे यह सीधा खड़ा है, ठीक है, तो जब ये लेटेगा ना इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा क्या होगा, दाब कम होगा, दाब कम होगा तो ये क्या होगा, उसमें जो डूब रहा था वो डूबेगा कम, है ना, नहीं डूबेगा, ठीक है। इसका ये कैसे होता है, तो होता है ना कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल जो लगता है बटा में क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल जैसे ये बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम होगा, क्षेत्रफल ये बढ़ेगा तो दाब कम होगा, है ना, यही कारण है। नेक्स्ट क्या है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या तो टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, तो ऐसे क्यों, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है और तथा छत के नीचे सामान्य रहता है ना, इसी कारण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। नेक्स्ट क्या, दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, अवतल दर्पण का, है ना, डॉक्टर जो नाक कान गला का जो देखने में अवतल दर्पण का, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का, जबकि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 136, इसमें क्या, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो ये क्या क्यों फिसलेंगे, तो ये घर्षण की कमी होगी, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुदाब वहां ऊपर में क्या होता है, घट जाता है। वाहन के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किसका, अवतल दर्पण का, हेडलाइट में अवतल दर्पण का। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है उसका, तो वह अंदर की ओर झुकता है ना, अंदर की ओर झुकता है ना, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्या है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो देखिए अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, है ना, ये सभी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव, क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ना। जैसे कि जल का बहाव जो 1 क्यूसेक बराबर क्या था, 28 लीटर प्रति सेकंड होता है, क्या 28 लीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्या है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, यही आंसर हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, तो आंसर क्या होगा, 45 डिग्री के कोण पर मारते हैं तो अधिकतम दूरी तक सिक्सर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल किस सिद्धांत पर आधारित होता है, किस सिद्धांत पर यह आधारित है, तो यह है सीबेक के प्रभाव पर, किस पर, सीबेक के प्रभाव पर यह आधारित है, ठीक है। इसमें सुमेलित करना है, जैसे हरा कांच है तो ये क्या, फेरस ऑक्साइड होता है ना, फेरस ऑक्साइड को क्या हरा कांच बोला जाता है। और कीटनाशक क्या होता है, तो आयोडीन जो है ये कीटनाशक के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं और क्या मिलान करना है इसका।
इसमें मिलान करने के लिए बहुत सारा है, ठीक है। तो इसको मिलान करते जाते हैं। अमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ मिलेगा आपको? अमाशय में मिल जाएगा, ठीक है। विरंजक किसको बोलते हैं? क्लोरीन से बनता है क्या? विरंजक के काम में इसका यूज होता है। उसके बाद आप देखेंगे पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है ना, कि जो कि जिप्सम होता है, उसी को जब गर्म करते हैं तो फिर क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। फिर क्या है? सोडियम एजाइट, ये क्या एयर बैग में यूज होता है, जो कि गाड़ियों में आप नई गाड़ी जो खरीद रहे हैं, क्या होता है? एयर बैग लगा रहता है ना, जो कि गाड़ी जो हैंडल के पास है ना, एयर बैग रहता है, यानी कहीं पे आप धक्का जैसे उसमें लगता है तो एयर बैग तुरंत खुल जाता है, ठीक है। तो एयर बैग क्या होता है? उसमें सोडियम एजाइट होता है। और फिर क्या आंसू गैस में क्या होगा? क्लोरोपिक्रीन, है ना। क्लोरोपिक्रीन, आंसू गैस को क्या बोलेंगे? क्लोरोपिक्रीन। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। वाटर गैस किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, है ना, H2 का मिश्रण होता है। फिर बायोगैस में क्या होता है? मुख्य जो घटक होता है वो मीथेन होता है। फिर आगे देखते क्या? एलपीजी। एलपीजी में क्या होता है? कई बार आपको बताएं कि एलपीजी जैसे सिलेंडर है, उसको उठाते हैं क्या? बीपी बढ़ जाता है ना, इस तरह से रिलेट करना है। बीपी बढ़ जाता है, यानी कि ब्यूटेन और प्रोटेन होता है, प्रोपेन, है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन। सीएनजी में क्या होता है? यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें क्या होता है? प्राकृतिक गैस है, और ये मुख्यतः इसमें क्या होता है? मीथेन पाया जाता है। कोल गैस में क्या होगा? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोल गैस में पाया जाएगा। जेट्रोफा में क्या होता है? जैव ईंधन से संबंधित ये रतन ज्योत, ये हो जाएगा क्या? एक ये भी जैव ईंधन है। रोप सीड क्या है? प्राकृतिक ईंधन है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। हाइड्रोजन, ये प्रणोदक के रूप में कार्य करता है। फिर क्या है? नकली सोना किसको बोलेंगे? तो रोल गोल्ड क्या है? यानी तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण जो रहता है, ये नकली सोना कहलाता है। मोहो पैमाना, ये कठोरता मापने में यूज किया जाता है। और पावर अल्कोहल, ये पेट्रोल प्लस अल्कोहल है। और लाइटर में क्या मुख्य रूप से क्या होता है? बीटीएन, बीटीएन होता है। और मरकेप्टन गैस मिलाया जाता है किसमें? तो एलपीजी रिसाव को पता करने के लिए मरकेप्टन गैस मिलाया जाता है। प्रभाजी आसवन जो है, ये पेट्रोल शोधन है से संबंधित हो जाएगा। भाप आसवन, ये नमक निर्माण से हो जाएगा। और जल शोधन, ये रिवर्स ऑस्मोसिस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कि किसी पदार्थ का परमाणु भार अगर 24 है तो उनकी संयोजकता 2 है, तो तुल्यांकी भार क्या होगा? तुल्यांकी भार क्या होता है? उसको परमाणु भार में क्या करिए? उसको संयोजकता से भाग दे दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो 12 में 2 से भाग दीजिए, आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए यहाँ पर 12 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन सा होता है? जैसे ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 हुआ, और एक बार क्या होता है? इसका परमाणु जो भार होता है 1 होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? हाइड्रोजन का ये क्या कहलाता है? पहला जो है ये कहलाता है प्रोटियम, ये। और फिर इसके बाद क्या? ये ड्यूटेरियम। और फिर एक जो 1 हाइड्रोजन 1 और 3 जो परमाणु भार है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम बोला जाता है ना। तो इसके 3 समस्थानिक है, लेकिन क्या परमाणु क्रमांक जो है तीनों का क्या है? देखिए यहाँ पर सेम है ना। एक एक जो नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, तीनों का समान है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक ड्यूटेरियम का पूछे, या तो ट्रिटियम का पूछे, या तो प्रोटियम का पूछे, सबका क्या होगा? आंसर एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर क्या न्यूट्रॉन अलग हो जाती है, जैसे इसमें क्या एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। जबकि इसमें सॉरी, इसमें क्या हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन ही होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। फिर इसमें क्या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो गया, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाता है ट्रिटियम में, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में कई प्रश्न पूछा जाता है। हाइड्रोजन क्या भविष्य का ईंधन बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो कि सूर्य में या तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन खोज किसने किया था? केवेंडिश ने किया था, है ना। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? तो 3 समस्थानिक हो गया, ठीक है। ये सब ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ के 20 ग्राम का अर्ध आयु काल 4 दिन होता है। अर्ध आयु काल अगर जब भी बोलेगा ना, अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है? कि जो भी ये चीजें हैं उसका 4 दिन बोला है। अर्ध आयु काल मतलब क्या? उसका आधा जो होता है 4 दिन में हो जाता है, ठीक है। 4 दिन में कितना कितना हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है। उसका 4 दिन के बाद क्या होगा? वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बोला? इसी पदार्थ का 10 ग्राम का अर्ध आयु काल क्या होगा? तो 10 ग्राम का क्या हो जाएगा? तो जैसे कि 20 ग्राम का क्या हुआ? अर्ध आयु काल कितना है? 4 दिन है। तो 10 ग्राम होने में कितना लगेगा? तो आधा होने में कितना दिन लग रहा है? 4 दिन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। तो अर्ध आयु काल जो है T/2 जो है, इसका अर्ध आयु काल कितना है? 4 दिन है ना, समझ गए। तो ये बोला क्या 10 ग्राम होने में, तो 10 ग्राम के आधा ही तो है। आधा होने में कितना टाइम लगेगा? 4 दिन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? परमाणु संरचना के मूलभूत कण है। तो परमाणु संरचना में यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। मूलभूत कण जो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक क्या होता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ना। बाहरी कक्षा में कौन होता है? प्रोटॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है?
न्यूट्रॉन मतलब क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियन नहीं है? तो न्यूक्लियन इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए न्यूक्लियन में वो तीनों आता है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, न्यूक्लियन मतलब केंद्रक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, और उसी प्रोटॉन का ही एक क्या, एक उसका मतलब कि समजात है ये पॉजिट्रॉन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होगा और पॉजिट्रॉन होगा, यानी कि कौन नहीं होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ये क्या न्यूक्लियन नहीं है, ये क्या बाहर चक्कर लगाता है ना। ये क्या, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन मतलब इसी का है, प्रोटॉन का ही, और इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब केंद्रक में कौन नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन का चेडविक, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था, पॉजिट्रॉन का किसने किया था? तो एडरसन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बाद आएगा 7, है ना। इसमें क्या मिलान करना है, आधुनिक आवर्त जो नियम है ये किसने दिया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी ये दिया था मोसले ने। त्रिक नियम किसने दिया था? डोब रेनर ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डोल्टन ने दिया था। ठीक है, ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे ना, इसलिए यहाँ पर खटाखट दिमाग में रटते जाना है ना, रटाते जाएगा, आपको रिविजन होते जाएगा। यहाँ पर क्या, प्लम पुडिंग मॉडल ये किसका है? तो ये जेजे थॉमसन का ये, ठीक है। और बोर परमाणु मॉडल ये किसने? नील्स बोर ने दिया था। पाउली का अपवर्जन ये इलेक्ट्रॉनों की स्थिति हेतु ये सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो अस्थायी होता है। क्या होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन? वो अस्थायी होता है ना, ये चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान का निर्धारण किसने किया था? तो आवेश का मान का निर्धारण किसने किया था? तो इसमें देखिए आवेश का मान का निर्धारण ये क्या था, आर एच मिलिकन ने किया था। मालूम, आर एच, देखिए आवेश का मान, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन ने। खोज पूछेगा तो किसने किया था? जे जे थॉमसन ने। लेकिन इसका आवेश के मान का निर्धारण तो किसने किया था? मिलिकन, आर ए मिलिकन ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है जिसका प्रत्येक परमाणु 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन से युक्त है? तो पूछ रहा क्या, परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है ना। तो प्रोटॉन देख लीजिए कितना है, 17, न्यूट्रॉन कितना, 18, दोनों को जोड़ दीजिए तो 17 दूनी 34 से 35। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा इसी तरह क्या आपसे पूछा जाएगा, कभी आपको परमाणु द्रव्यमान दे देगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान दे दिया और प्रोटॉन दे दिया 17। ठीक है, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इस 17 को घटा देंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। फिर आपको अगर न्यूट्रॉन दे दे, अब पूछेगा प्रोटॉन कितना, तो इसको घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों का योग है, ये दोनों का प्लस करके ये क्या आया, 35 आया। मतलब कि परमाणु भार होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कितना होता है? परमाणु भार होता है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलान करना है परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के आधार आधार पर जो आवर्त सारणी दिया था किसने? मोस्लिन ने दिया था ना, आधुनिक आवर्त सारणी शामिल है। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मैक्स प्लैंक ने दिया था। और पाउली का ये है, ये अपवर्जन से संबंधित है। हुंड जो है कक्षक कक्षक का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 में, 7 में इधर क्या है कि हाइजेनबर्ग ये हो जाएगा कौन? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। उपकक्षा का ऑफ वाउ ने दिया था, उपकक्षा ऑफ वाउ है ना। और बोरबरी ये कक्षा, और पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने, पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में? तो मंदक के रूप में किया जाता है। अपचायक वह पदार्थ है जो, अपचायक वह पदार्थ है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और क्या कौन त्यागता है? तो जैसे ऑक्सीकरण है ना, तो उसी को वही हो जाएगा अपचायक भी। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या होता है? त्यागता है, और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो नाम से याद रखना, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि प्लस होगा, है ना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन प्लस होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन त्याग करेगा। यही अवकरण में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। यानी कि ऑक्सीकरण में क्या हुआ, नाम से याद है आपको, ऑक्सीकरण में क्या हुआ कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तो अवकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, है ना, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। ठीक है, समझ गए। तो ऑक्सीकरण वाला एक याद रखेंगे, तो अवकरण में क्या उल्टा कर देंगे। तो ऑक्सीकरण में क्या हुआ? ऑक्सीजन प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को त्याग करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण कहाँ होगा? तो ये होता है एनोड पर, है ना। एनोड क्या होता है? देखिए एनोड होता है पॉजिटिव। ठीक है, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में हम लोग पढ़े क्या,
ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, ऑक्सीजन ग्रहण किया यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होगा तो इसमें क्या होगा, प्लस पर होगा, है ना। इसका एनोड के साथ जो अभिकरण करेगा, अपघटन होगा तो ये पॉजिटिव के साथ होगा, ठीक है। तो एनोड पर होगा ये ऑक्सीकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक जो सह संयोजक यौगिक कहलाएगा, सह संयोजक यौगिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम 238 है ना। अब 92 क्या है, इसका प्रोटॉन की संख्या दिया है, तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो न्यूट्रॉन संख्या क्या होगा, तो ये जो 238 है ये क्या परमाणु भार है, तो उसमें प्रोटॉन घटा देंगे यानी 92 घटा देंगे, तो ये 8 में से 2 गया 6, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कण कणों के वेग की द्वित यानी कि ड्विल प्रकृति रखता है। तो ड्विल प्रकृति कौन रखता है, तो ये रखता है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ड्विल प्रकृति रखता है, यानी कि ये कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी कार्य करता है ना, कण के और तरंग के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आपसे पूछा था प्रकाश किस रूप में कार्य करता है, तो कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्या, इसमें मिलान करना है, तो बॉयल, ये बॉयल का नियम में कौन होता है, तो ताप जो है अस्थिर रहता है ना। बॉयल का नियम में टेम्परेचर अस्थिर रहता है, आपको हम ऐसे बताए थे BCG, है ना, और PVT, है ना। तो बॉयल का नियम यहाँ इसके सामने वाला कौन, टेम्परेचर अस्थिर रहेगा। फिर क्या, चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम इसके सामने क्या, प्रेशर दाब अस्थिर रहेगा। ये गेलुसाक का नियम है, इसके सामने कौन है, वॉल्यूम यानी कि आयतन स्थिर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत डिटेल में अच्छे से बताया हमेशा के लिए, जो देखे होंगे उसको याद होगा। बॉयल का नियम क्या हो जाएगा, ये ताप अस्थिर रहेगा। चार्ल्स का नियम है क्या, दाब अस्थिर रहेगा, है ना, प्रेशर। और एवोगाड्रो ये क्या, मोलों की संख्या। गेलुसाक का नियम है क्या, आयतन स्थिर रहता है। ग्राहम का नियम, ग्राहम जो है ये विसरण का नियम दिया था। गोल्डन सिटी ये प्राश्रव्य ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV बराबर NRT होता है। वास्तविक गैस क्या है, दाब आरोपित करते हैं। डॉल्टन ये आंशिक दाब से संबंधित है। और मैनोमीटर क्या है, गैसों को दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। और एनीमोमीटर से क्या, हवा की गति मापा जाता है एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्या, संभारिक, संभारिक मतलब जैसे संभारिक है यानी कि उसका परमाणु भार समान होगा। तो परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान समान होगा, तो वो चीज ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ भिन्न लिखा है तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। यहाँ भिन्न भिन्न लिखा है, द्रव्यमान गलत हो गया। फिर क्या, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार तो भिन्न होगा, मतलब कि समान होगा। परमाणु भार क्या होगा, समभारिक में समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, उसका क्रमांक वो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समान परमाणु क्रमांक दिया, तो ये तो क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा ना। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक और समान द्रव्यमान वाले तत्व, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक मापन की इकाई SI इकाई कहते हैं, तो किसको कहते हैं, बेकुरेल को, है ना, बेकुरेल को। इसके पहले भी आया था प्रश्न, आपको बताए थे कि जो क्यूरी होता है ना, वो क्या इसका प्राचीन इसका है इकाई, और क्यूरी क्या होता है, इससे बड़ा होता है ना, इससे बड़ा मान है क्यूरी। और ऑप्शन में अगर क्यूरी भी कभी रहेगा तो आंसर लगा सकते हैं, जबकि बेकुरल नहीं रहेगा वहाँ, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या SI इकाई लेकिन पूछेगा तो यही बेकुरल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसका आंसर क्या लगाइएगा, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा हो जाएगा, तो यह है ट्राइटियम, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। और उष्मा क्षेपी में क्या, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। देखिए शोषी मतलब अवशोषण, शोष लिया, ठीक है, ऐसे नाम से अवशोषी यानी शोषण, और उष्मा क्षेपी यानी उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इधर कि उत्प्रेरक यानी कि अभिक्रिया की दर को बदलता है, ठीक है। और यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, लोहे की परत पर ये चढ़ाया जाता है, जस्ता का परत लोहे पर। कोल गैस ये किसका मिश्रण है, तो H2 और CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब प्रोड्यूसर गैस किसका, आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण है। फिर क्या आपका है ऑक्टेन संख्या, ये ऑक्टेन संख्या से क्या, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, तो ये ऑक्टेन की संख्या से जानते हैं। और सीटेन संख्या से क्या, डीजल की गुणवत्ता जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर है 23, विद्युत लेपन की प्रक्रिया में विद्युत लेपन की जाने वाली वस्तु कार्य करती है, तो कैथोड का, कैसा, कैथोड का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का जो 27 डिग्री सेल्सियस आयतन पर 300 मिली है दाब को अस्थिर रखते हुए उस गैस का तापक्रम 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो गैस का आयतन क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है PV, है ना, P1 V1 बटा T1 बराबर में क्या है, P2 V2 और बट्टा में T2, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रेशर कहीं नहीं दिया हुआ है ना, तो दाब नहीं दिया हुआ है, तो दाब को यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो दाब को हटा देंगे, हम निकालेंगे V1 बट्टा T1 और V2 बट्टा T2 से निकालेंगे। तो V1 यानी क्या, ये आयतन है, आयतन कितना दिया हुआ है 300, है ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या 300, अब बटा में क्या है
T1 टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है सेल्सियस में, इसको हम लोग निकालते हैं कि इसमें PVT जैसे फॉर्मूला होता है, तो मतलब कि इसको केल्विन में निकालते हैं ना, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या 273 इसमें प्लस कर देते हैं, ये केल्विन में बदल गया, ठीक है। फिर बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिख देंगे V2 निकालना है हमको, है ना, ये पूछा ना गैस का आयतन दूसरा क्या होगा, तो V2 बटा में T2 कितना है 127 डिग्री है ना, मतलब टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, तो 127 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसको केल्विन में बदलेंगे, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं 273 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पर 300 और यहाँ क्या नीचे 273 और 27 जोड़ेंगे, ये भी 300, यानी कि ये कट गया ये, तो V2 बटा में क्या है 127 और 273 जोड़ेंगे, क्या आएगा ये 400, ये क्या है 400, यानी कि V2 बराबर क्या होगा, इधर 400 कर दीजिए, यानी कि 400 हो गया, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया 400, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लीजिए, आसानी से समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्या है CrO4 2 माइनस है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ठीक है। तो किसी की ऑक्सीकरण संख्या निकालते किसका, क्रोमियम का निकालना हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखने पावर अगर में कुछ है तो क्या, जैसे पावर -2 में है ना, तो ये क्या होगा बराबर में, इसका बराबर क्या होता है -2 हो जाता है, ठीक है। अगर पावर में कुछ नहीं तो बराबर में 0 होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या CR निकालना है, CR लिखिए, ठीक है, O4 लिखिए, और -2 है यहाँ पर रहने दीजिए, बराबर में क्या -2 करना है, क्योंकि पावर में है यहाँ पर, तो क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम यहाँ पर रखने दीजिए, क्या है क्रोमियम यहाँ रहने दीजिए। और क्या ऑक्सीजन के क्या होता है, इसका जो होता है आवेश होता है, इस पर क्या होता है -2 होता है, ठीक है। तो -2, अब पावर में क्या है -2 यहाँ पर दिया हुआ था, तो इसको क्या है 2 से गुना कर देंगे इसको, है ना। ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पर मालूम, हाँ ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का जो है वो होता है क्या -2 होता है, और ये कितना है 4 है, ठीक है। इससे अभी मतलब नहीं, इसका क्या, इसका का मतलब एक ही काम है, खाली बराबर में कर देना, ठीक है। तो ऑक्सीजन का -2 होता है, और ये 4 है तो 4 से गुना कर दीजिए इसको, ठीक है। अब बराबर में क्या -2 है, ठीक है। अब ये क्या हुआ 4 दूनी 8 है ना, 8 है क्या माइनस में, और ये जो यहाँ पर क्या क्रोमियम क्या ये प्लस में हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है प्लस में होता है, जबकि मैथमेटिकल में क्या होता है इंटू में होता है। तो 8 है यहाँ पर, तो 8 क्या करेंगे इधर कर देंगे, है ना, ये 8 इधर जाएगा प्लस में, तो ये 8 में से 2 घट जाएगा, तो बटेगा क्या +6 आएगा, +6 यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है मिश्र धातु और घटक उसका, पीतल किसका मिश्रण है, पिताजी, क्या बोलते हैं पिताजी, यानी कि तांबा और जिंक का मिश्रण है ये। कांसा किसका मिश्रण है, इसको क्या बोलते हैं काटता, काटता याद रखना है, काटता यानी कांसा टीन और तांबा का मिश्रण है काटता, ठीक है। तो आसानी से हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट आगे क्या स्टेनलेस स्टील, ये किसका मिश्रण है, तो ये है लोहा क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर नहीं होता है ना, तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण है ये। टांका में ये किसका मिश्रण है, तो सीसा और टीन का मिश्रण है ना, सीसा और टीन का से ही क्या बनता है, फ्यूज तार किसका बना होता है, सीसा और टीन का ही बना होता है। गन मेटल में क्या होता है, तो पिताजी जो होता है ना तांबा और जिंक, है ना, यानी पीतल में क्या टीन मिला देते हैं तो वो गन मेटल हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए तांबा और जिंक है, टीन मिला दिए ये गन मेटल हो गया। और ड्यूरे लुमिन ये क्या एल्युमिनियम तांबा और मैग्नीशियम का मिश्रण है, ठीक है। इस तरह से सही मिलान है इसका। नेक्स्ट क्या अभिक्रिया Zn और कॉपर सल्फेट, जब इसमें अभिक्रिया किया तो क्या बना जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया। इसमें क्या हुआ देखिए यहाँ पर क्या Zn जो था ये कॉपर सल्फेट था ना, ये कॉपर को क्या किया विस्थापित कर दिया ना, कॉपर को हटा के, और खुद जेड यहाँ पर देखिए Zn SO4 आ गया, ठीक है, यानी कि ये को विस्थापित कर दिया, यानी तांबा को ये अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ विस्थापन किया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉपर क्या हुआ प्लस प्लस का अवकरण हुआ है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर 27 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस अयस्क हेतु प्रारंभिक पद के रूप में निस्तापन की आवश्यकता होती है, तो निस्तापन की आवश्यकता होती है किसमें, कार्बोनेट में ना, कार्बोनेट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है, तो इसकी अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है, अस्थिरता का न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है, तो कौन सी अभिक्रिया सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देगी, तो ये विखंडन है, जैसे परमाणु बम किस पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्या इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसमें सुमेलित करना है, देखिए विद्युत संयोजी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजी बोलते हैं। इसमें सुमेलित करना है, नहीं इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है ना, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा स्थानांतरण जो होगा ये होगा आपका विद्युत संयोजी, सह संयोजी होगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है ना, सह संयोजी नाम से क्लियर है, सह संयोजी यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा। हाइड्रोजन बंध कमजोर होता है जबकि त्रिबंध क्या है शक्तिशाली होता है। और क्या बोला इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे देखते हैं, ये हो जाएगा एकल इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन बंद होता एकल इलेक्ट्रॉन, अब विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा 6 का यहाँ पर
हो जाएगा, ये द्वि इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेंगे हम लोग आयनन विभव, ये हो जाएगा किससे, तो ये है उच्च ऊर्जा है, और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि सोडियम का ले 2 8 8 और 1, ये क्या है, इसमें ये कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, बाह्य इलेक्ट्रॉन, जो बाह्य वाला है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और अक्रिय गैस क्या है, उच्च आयनन विभव वाला होता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था, तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज ये किया था किसने, तो ये है एनरिको फर्मो ने किया था। एनरिको फर्मी करेक्ट आंसर है। जबकि नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्या है, ट्रिटियम, निम्न में से किसका समस्थानिक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये किसका है, हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में ही आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। क्या है, सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड मतलब कृत्रिम वर्षा कराने में, तो और सिल्वर नाइट्रेट, ये मतदान की स्याही पर किसका, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और फेरस सल्फेट हरा कशिश हो जाएगा, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं जिंक फॉस्फाइड, ये क्या, चूहा मारने का विष है ये। और सोडियम थायोसल्फेट, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, ये हाइपो है। और एथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या है, एंटी फ्रीज यानी ठंडे देशों में ईंधन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सबसे भिन्न है, तो देखिए ट्रॉम्बे क्या है, तो एक रिसर्च सेंटर है ना, ट्रॉम्बे रिसर्च सेंटर है। जबकि तारापुर क्या है, तो एक परमाणु विद्युत शक्ति संयंत्र है ना, परमाणु संयंत्र है। ये जो कि तारापुर, जो कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। कौन सा, तो तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में, ये भी क्या परमाणु संयंत्र है। नरोरा क्या उत्तर प्रदेश में, ये भी परमाणु संयंत्र है। जबकि ये क्या रिसर्च सेंटर है ना, तो ये वाला अलग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है, विद्युत धनात्मक गुण को। तो विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में कौन दर्शा रहा है, लिथियम, इससे ज्यादा धनात्मक सोडियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद है रुबिडियम और सीजियम है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो जिसमें लास्ट में क्या O2 रहेगा, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा ना। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है, अम्लीय है, ठीक है। अम्लीय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उप सहसंयोजी बंध में, तो उप सहसंयोजी बंध में क्या होता है, केवल एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का दो परमाणुओं के मध्य साझा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39, भौतिक राशि जो उस समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, तो कौन सा है जो कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो ये बढ़ता है विद्युत धनात्मकता है ना। विद्युत धनात्मकता क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। जबकि आयनन विभव विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन गुणधर्म ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को संबंधित है, अभिक्रिया से संबंधित है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या, ऊष्मा निकालना है ना। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन है, निकालना। जबकि ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है, ऊष्माक्षेपी, क्षेपी मतलब ऊष्मा का निकालना। नेक्स्ट क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ना, दान करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का दान होता है, जबकि ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से सुमेलित कौन नहीं है पूछा है, तो ऑक्सीकरण, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ये सही है ना। ऑक्सीकरण में क्या बताएं बार बार कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों की हानि होती है ना। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जबकि ग्रहण होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीजन से संयोग ये ऑक्सीकरण कहलाता है। और Fe++ और इस पे क्या बना, Fe++ 3 बार बना, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है ना ऑक्सीजन का। इसमें क्या हुआ देखिए, एक मतलब कि जो भी एक ग्रहण हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर फिर क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों का इसमें त्याग हुआ था ना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ये क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुआ तो ऑक्सीकरण कहलाया। अवकरण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है ना। अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का लाभ होता है ना अवकरण में। फिर क्या है, Cl माइनस हुआ, यानी ये फिर क्या, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यानी कि क्या किया, तो ये इसमें माइनस है, यानी ये क्या किया होगा, ग्रहण किया है ना। ग्रहण करता है तो माइनस होता है ना, त्यागता है तो प्लस होता है। तो ये क्या किया, एक ग्रहण किया है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर अवकरण, ये वाला सही है। फिर क्या, आयोडीन, ये क्या ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक है, और 2Na+ और Cl-2, और इससे क्या बना 2NaCl, इसमें क्या ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हुआ, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हुआ, यानी कि ये सभी सही है ना। यानी इनमें से कोई नहीं, इसमें आंसर हो जाएगा 42 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है 42 का। तो इसमें सभी सही था, ठीक है। तो इसमें से पूछा था क्या मालूम, कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोई भी मतलब क्या सभी सही है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान
ऑक्सीजन के मुक्त होने का कारण क्या है? तो ऑक्सीजन के मुक्त होने का कारण क्या है? जल का प्रकाश अपघटन। जल का प्रकाश अपघटन करेक्ट आंसर है। जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? ये जल का है ना, जल का प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या है? पुरानी किताबों के पन्नों का भूरा रंग जो हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण करेक्ट आंसर है। पायराइट अयस्क को सल्फर की अधिकता समाप्त करने के लिए गर्म करने की प्रक्रम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो भर्जन कहते हैं इसको। कॉपर का अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क इसमें कौन सा है? तो ये कैल्कोपाइराइट। ये क्या है? कॉपर का अयस्क है ना, कॉपर का अयस्क है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातु जिसका अयस्क केसिरेटाइट है, तो किसका अयस्क केसिरेटाइट है? ये टीन का है। किसका? टीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। इसमें क्या आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन होगा? तो आयरन का सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा ये रॉट आयरन, यानी कि पिटवा लोहा है ना, पीट पीट करके शुद्ध कर दिए है ना, तो पिटवा लोहा ये होता है। नेक्स्ट का एक आयन जो कार्बन मोनोक्साइड के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, कार्बन मोनोक्साइड के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें क्या होगा? देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6। ठीक है, ये 6 है और ये 6 हो गया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की क्या है? 8 है, यानी कि ये कितना हुआ? 14 हो गया। ठीक है, 14 है, यानी कि इसके साथ कौन सा आयन है जो ऑप्शन में सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो अब इसको देखिए, ऑप्शन देखिए, इसमें क्या CN-1 है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? कार्बन है यानी कि 6 और नाइट्रोजन है कितना? प्लस में 7 नाइट्रोजन हो गया और -1 लिखा है, यानी कि ये क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया था ना, तो इसमें क्या एक और है माइनस लिखा है, तो यहाँ पर एक ये वाला प्लस होगा, यानी कि 6 और 7 कितना हुआ? 13 और 1 14, यानी कि इसके साथ इसका भी 14 है, इसका भी 14, यानी कि ये वाला आंसर सही है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यौगिक जिसे लूनर कास्टिक कहा जाता है ना, तो लूनर कास्टिक किसे बोलेंगे? तो AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा जाता है। K4 यानी कि K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो निकेल का निकालना है। ठीक है, तो निकेल का निकालना, निकेल रहने देना है। पोटेशियम का यहाँ पर क्या होगा? तो दो यहाँ पर क्या है इसका? पोटेशियम का 2 होता है मालूम, यहाँ पर क्या 2 होना चाहिए था, यहाँ 2 था पोटेशियम, तो यहाँ पर क्या होगा? 2। ठीक है, प्लस में निकेल होगा, निकेल का निकालना है, और CN4 इसका क्या हो जाएगा? तो 4 बार है, तो यहाँ पर क्या आता है? जो सोडियम CN का क्या होता है? इसका CN का होता है -4। ठीक है, CN का क्या होता है? -4 होता है। तो बराबर में कुछ पावर में कुछ नहीं था, तो बराबर में क्या लिखेंगे? 0 है ना, तो बराबर में 0 लिखेंगे, तो ये 4 इधर जाएगा 4 और ये 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो Fe3O4 में ऑक्सीकरण की अवस्था क्या होगी? तो Fe3 यहाँ Fe का निकालना है, तो पहले यहाँ Fe का रहने देना है। O का ऑक्सीजन के क्या होता है? -2 होता है, ये 4 बार है, यानी कि -2 गुना 4 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे? 0। तो Fe और 3 ये बराबर के 8 इधर कर दीजिए, ये क्या हुआ? 8 हो गया। ठीक है, और ये 3 क्या? Fe निकालना है, तो 3 को भी इधर कर दीजिए, ये बटा में आ जाएगा इधर, है ना। Fe3 इस तरह रहता है, तो ये बटा में आता है, यानी कि 8/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? K2 और Cr2 और O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, तो इसको निकालना क्या? K2। तो इसमें K2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 2 है, यहाँ पर क्या एक पोटेशियम का क्या होता है? 2 है ना, तो इसमें क्या हुआ? 2 लिख दिए, और क्रोमियम का निकालना है, तो Cr2 यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले। ठीक है, और ऑक्सीजन का पहले हिसाब करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है, 7 बार है, O7 है, 7 दूनी 14, माइनस में क्या होगा यहाँ पर? 14, बराबर में क्या लिखेंगे? 0 है ना, तो इसे 14 इधर कर दीजिए, तो ये प्लस में 14 आ गया, ये 2 माइनस हो जाएगा, है ना, इधर आके तो 12 हो जाएगा, यानी कि Cr2 बराबर क्या हुआ? 12। और ये इधर बताया क्या? 2 रहता है इस तरह से, या 3 रहता है, जो भी इधर बटा में आता है, यानी कि 2 से इसमें ये 2 इधर आ जाएगा बटा में, 2 से भागा दीजिए, आया क्या? 6 आ गया, यानी कि 6 कहाँ? ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, तो +6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी है? तो लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? तो ये ऑक्सीजन तथा जलवाष्प करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा? दूध का जो खट्टा दूध होता है, जिसमें दही में, इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, सही है। चींटी के डंग में मेथेनोइक अम्ल, जिसे क्या फॉर्मिक एसिड कहते हैं, वो पाया जाता है, ये सही है। नेटल के डंग में मेथेनोइक अम्ल, ये भी सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल, ये सब सही है। फिर क्या? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, समुद्र का जल का पीएच मान
कितना 8.4 होता है, लार का 6.45 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 होता है ना, ये सब सही है। सिरका का क्या होगा 2.4 होता है, नींबू का 2.2 होता है, और मानव रक्त का कितना होता है 8 नहीं होता है ना, मानव रक्त का कितना होता है 7.35 से कितना होता है 7.45 होता है ना, जो कि क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है मानव रक्त है ना, ये वाला मिलान सही नहीं है ना, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, निम्न में से किसकी उपस्थिति में लोहे पर जंग जो है बहुत जल्दी लग जाती है। तो लोहे पर जंग जो है बहुत जल्दी लग जाता है, किसके उपस्थिति के कारण, समुद्री जल है ना, यहाँ पर क्या होगा जल, यहाँ पर समुद्री जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 58, इसमें क्या, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होती है तो उसको क्या बोलते हैं, दोनों एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण और अवकरण जब होता है दोनों साथ में तो क्या था, अब रेडॉक्स अभिक्रिया उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या सभी अम्लों में पाया जाता है। फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन है, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, ये अम्लीय होता है, यानी कि अम्लीय, यानी कि ये क्या किसी भी जल के घोल में या घोल में घुसेगा तो ये अम्लीय बना देगा। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन लोहे का अयस्क नहीं है, तो लोहे का अयस्क इसमें कौन नहीं है, तो देखिए हेमेटाइट क्या है, लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, सीडेराइट क्या है, ये भी लोहे का अयस्क है ना, यानी कि ये वाला जो मेलेकाइट है ये लोहे का अयस्क नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अमोनिया के निर्माण में लाया जाने वाला उत्प्रेरक है, तो अमोनिया के निर्माण में जो उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो ये मोलिब्डेनम है ना, मोलिब्डेनम मिश्रित लोहा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, धोवन सोडा का अनुसूत्र है, तो धोवन सोडा का जो सूत्र होता है क्या होता है, Na2 और CO3 10H2 है ना, Na2 CO3 10H2, यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, धोवन सोडा यानी क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट है ना। और फिर क्या होता है, बेकिंग सोडा आता है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaH, Na क्या होता है HCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, खाने वाला सोडा बोला जाता है। अश्रु गैस का सूत्र क्या है, अश्रु गैस का सूत्र क्या हो जाएगा, CCl3, क्या होगा CCl3NO2। नेक्स्ट क्या है, धातु कर्म में रोस्टिंग यानी कि भूनना का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, यह है ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 में, इसमें क्या कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए सांद्र विलयन, इसका क्या विलय अधिक होता है ना, विलय क्या होता है अधिक होता है, और तनु विलयन में क्या होता है विलायक अधिक होता है। संतृप्त विलयन में अति उच्च विलय होता है, जल सार्वत्रिक विलायक होता है, और एरोसोल क्या धूल कण है ना, एरोसोल का उदाहरण है। फिर क्या बात करेंगे क्या, वायु, ये क्या गैस में गैस का विलयन है, धुआं गैस में ठोस का विलयन है, और कपूर क्या ठोस में गैस का विलयन है, और मिश्र धातु ठोस में ठोस का विलयन है। शरबत क्या द्रव में ठोस का विलयन है। कोल्ड ड्रिंक में क्या द्रव में द्रव का विलयन, ये गलत है, कोल्ड ड्रिंक में क्या द्रव में गैस का विलयन होता है ना, गैस का विलयन होता है, यही वाला गलत है, यही आंसर हो जाएगा। पूछा था गलत मिलान कौन सा नहीं सही है। नेक्स्ट क्या, अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदल देता है, तो अम्ल क्या करता है, एक आपको याद करवाते हैं क्या, अनिल है ना, तो अनिल से क्या याद रहेगा आपको, अनिल क्या करता है, अनिल मतलब क्या हुआ, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, इसी को बस याद रखना है, अनिल है ना, इसी को याद रखेंगे। तो क्षार वाला क्या करना है, इसका ठीक उल्टा कर देना है, क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो एक शब्द याद रखना है अनिल, तो अम्ल क्या करेगा, नीला, नीला कहाँ यहाँ पर है ना, नीला लिटमस को पत्र को क्या करेगा, लाल कर देगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, इसमें क्या है, जिस जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, तो ये कठोर जल में है ना, किस जल में, तो कठोर जल करेक्ट आंसर है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे क्या बैटरी में क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, क्या होता है इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है ना, और जिसे क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए, तो नींबू में क्या होता है, तो ये सिट्रिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल को डेस भी कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, तो इसे सिरका भी कहा जाता है ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, एक अम्लीय तरल है ना, एक अम्लीय तरल करेक्ट आंसर है। जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का क्या होता है, ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय होता है, यानी कि इसका पीएच मान क्या होगा, 7 हो जाएगा है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पीएच पैमाने की सीमा क्या होती है, तो 0 से 14 होता है ना, जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से
14, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या लिखेंगे 7, तो जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हुआ क्षारीय, 7 के बराबर हुआ तो उदासीन होता है, ठीक है। अब पीएच मान का जो आविष्कार है किसने किया था, इसका किया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, 75 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, धातु के निम्नांकित में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन जब सबका फॉर्मूला लिखेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर रही बात क्या, जैसे कि क्रायोलाइट है ना, क्रायोलाइट में क्या ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि इसमें इसका क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या था, Na3 और Al और क्या होता है F6 होता है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है इसमें घुले हुए कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों से। किसका? बाइकार्बोनेट है ना। नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न में से क्या है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, उभय धर्मी है। क्या है? उभय धर्मी है। किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है, तो पथरी में क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट करेक्ट आंसर है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है, बाय यानी कि खरीद के, ऐसे बोलना है ना, बाय मतलब खरीद के खाते हैं, है ना, खाने वाला सोडा, इसे क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा, बाय बेकिंग, ठीक है। जबकि सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलेंगे, तो इसमें वॉशिंग सोडा बोला, धोवन सोडा कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बेकिंग सोडा आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करिए। क्या हीरा क्या कार्बन का प्रूफ है ये, है ना। और ग्रेफाइट ये क्या स्नेहक के रूप में कार्य करता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलियन में देखा जाता है टिंडल प्रभाव। हाइड्रोकार्बन ईंधन है ना। और वल्कनीकरण ये क्या होगा, सल्फर। और जस्तीकरण ये क्या, जिंक की परत, ये जस्तीकरण। और फिर क्या है, रबड़, क्या है, प्राकृतिक रबर, ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन जो है किसका प्राकृतिक रबर है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। फिर क्या, अस्टोर्च सेलुलोज, ये क्या होगा, प्राकृतिक बहुलक अस्टोर्च सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है, उसका मिलान उधर हो जाएगा। फिर क्या, प्राकृतिक प्लास्टिक, ये क्या लो है, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन नाइलॉन है। थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ये बेकेलाइट और पीवीसी है। नॉन स्टिक टेफ्लॉन है। प्रतिशीतक ये फ्रियोन जो है कार्य करता है। और इसके बाद क्या है, नाइलॉन ये क्या पॉलीएमाइड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है इसमें, रेयन हो जाएगा क्या, एक सेल्यूलोज है। और कार्बन फाइबर अंतरिक्षयान से संबंधित हो जाएगा। हार्ज पाइप ये पॉलिएस्टर हो जाएगा। और सिंथेटिक गैस जो है कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है ये। और नेफ्ता ये क्या होगा, ट्रांसफार्मर को तेल, ये हो जाएगा। पैराफिन क्या होता है, एक मोम है। और सीन गैस हो जाएगा क्या, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन। और अमलगम क्या, धातु और पारा की मिलकर क्या बना, अमलगम बनता है। फिर आगे है फिलामेंट जो है, जो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम है। और भारी धातु ओस्मियम है। कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएगा। और कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। और उत्कृष्ट धातु सोना हो जाएगा। फिर क्या है, बात करेंगे क्या, सोडियम पेरोक्साइड ये क्या वायु शोधन है। जिंक फॉस्फाइड ये क्या एक विष, चूहा मारने वाली एक विष है। और आवारा तत्व किसको, हाइड्रोजन को बोलेंगे। आवारा कण किसको, इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट स्याही में होता है सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर ब्रोमाइड में क्या हो जाएगा, कलई है ना, कलई के रूप में किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे है इसमें सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा। जिंक क्लोराइड ये क्या होगा, कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या, बिना बुझे हुए रासायनिक चूना, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम और ऑक्साइड, यही तो है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जल डाल देंगे तो बुझ जाएगा, यानी कि CaOH का होल 2 होता है, ठीक है। ये होता है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, है ना, CaOH का होल 2। नेक्स्ट क्या है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम क्या है, ये व्यंजक चूर्ण क्या है, CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का ही सूत्र है। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंध युक्त होता है, कौन सा यौगिक आयनिक बंध युक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला NaCl। क्या आयन बंध युक्त होता है ये NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक का सूत्र है। परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं क्या, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन सा बंध सबसे प्रबल बंध होता है। तो देखिए सबसे प्रबल जिसमें ज्यादा बॉन्ड होगा, जैसे सिंगल बॉन्ड है, इससे ज्यादा प्रबल बंध हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड वाला। इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। यानी कि यही सबसे ज्यादा प्रबल बंध पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87।
87 में क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी डैश द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोस्ले, है ना। और जो पहले आवर्त सारणी किसने दिया था? तो वो दिया था मेंडेलीव ने। मेंडेलीव का आवर्त सारणी क्या? परमाणु भार के फलन था, है ना, परमाणु भार पर आधारित था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले, इसका जो है हेनरी मोस्ले का जो है आवर्त सारणी, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस्पात में कार्बन की मात्रा, तो इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना? ढलवा लोहे से कम परंतु पिटवा लोहे से अधिक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा कौन धातु में होता है? तो लोहे के अलावा कौन सा धातु होता है? कार्बन, क्रोमियम और निकेल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चिली साल्टपीटर एस्क है। चिली साल्टपीटर एस्क है, ये सोडियम का है ना, सोडियम का एस्क है ना। सोडियम जो इसका क्या होता है? देखिए सोडियम है ना, Na और NO3 है ना, सोडियम नाइट्रेट है ना, यही तो है चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सोडियम का ये एस्क है। नेक्स्ट क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है? तो अंतः संक्रमण तत्व का जो है उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है। अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है, तो अक्रिय गैस का आयनन विभव होता है तो क्या हो जाएगा? ये उच्च होता है ना। अक्रिय गैसों का आयनन विभव क्या? उच्च होता है। अक्रिय गैस किसको बोलेंगे? जिसे नोबेल गैस कहा जाता है, जो कि वर्ग 8 में है, 18 में, वर्ग 18 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया? त्रिक नियम डोबरेनर ने दिया था। किसने? डोबरेनर ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूलैंड ने। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड, जो कि प्रत्येक तत्व जो हर 8वें तत्व के गुणों के समान होता है ना, ये कहा था न्यूलैंड ने। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है कहाँ तक ये सक्सेस हुआ था? कैल्शियम तक, है ना, ये याद रखना आपको, ठीक है। और ये है अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड से। एक इसी तरह नाम है क्या? तो वो है लिंडमैन, है ना, न्यूलैंड्स और लिंडमैन, ठीक है, दोनों एक जैसा नाम रहेगा इसलिए कंफ्यूजन होगा। तो लिंडमैन से क्या याद रखना है आपको? तो ऊर्जा का 10% नियम, यानी कि जो है ना, जो खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा का 10% स्थानांतरण जो नियम है ये किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्या? यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। तो यही क्या? यही अष्टक नियम है। किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था ना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के फलन होते हैं। परमाणु भार का ये किसने दिया था? मेंडलीफ ने। परमाणु क्रमांक वाला बोलेगा तो वो हो जाएगा आंसर क्या? मोस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 96 का एक करेक्ट आंसर हो गया मेंडलीफ ने, जो कि जो पहले आवर्त सारणी दिया था। आधुनिक दिया था हेनरी मोस्ले ने परमाणु क्रमांक पर। जैसे मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण, तो मेंडलीव वाला क्यों हो जाएगा? ये पुराना वाला है, परमाणु भार हो जाएगा ना। यहाँ पर आंसर क्या हुआ? ए। और आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या क्या? आवर्त मतलब ये वाला है ना, हॉरिजॉन्टल, है ना। और जो होता है स्तंभ, जो वर्ग होता है ये वाला ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आवर्त ये कितना मालूम? ये है 7, है ना। आंसर क्या होगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब वर्ग पूछता है तो कितना होता है? 18 वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99। इसमें क्या है कि इसमें क्या है? मिलान करना है ना, सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें क्या? लाइम स्टोन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर है, जिसको क्या बोलते हैं? संगमरमर भी बोला जाता है, चूना पत्थर भी बोला जाता है ना, CaCO3। लाइम वाटर क्या हो जाएगा? CaOH2, है ना। ये क्या है? वही है, बुझा बुझा हुआ चूने का सूत्र, है ना। फिर क्या है आगे? कैस्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3 और 2H2O। फिर आगे देखते हैं सीने बार, ये क्या है? HgS, है ना, सीने बार हो गया। गेलेना PbS हो गया। और आयरन पैराइड Fe(S2) हो गया। और पिच बेलेंट जो है यूरेनियम का एस्क है। फिर आगे क्या? नीला थोथा, है ना, इसको के कॉपर सल्फेट और 5H2O को नीला थोथा कहा जाता है। और हरा कशिश में क्या होगा? फेरस सल्फेट, है ना, FeSO4 7H2O। सफेद थोथा, थोथा किसको बोलेंगे? जिंक सल्फेट और 7H2O। और जिप्सम क्या है? ये फॉर्मूला आपका जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। और इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा गर्म करते हैं, हेमीहाइड्रेट बन जाता है। जैसे 2H2 है ना, तो आधा जल 1.5 जल, है ना। तो 1.5 जल उड़ जाएगा, यानी हाफ बचेगा। तो ये कितना, ये क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। POP, जिप POP, है ना, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये क्या? यही वाला है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। तो ये हो गया। और इस 2H2O रहता है, क्या कहलाता है? वो जिप्सम। तुतिया किसको बोलेंगे? तो कॉपर सल्फेट 5H2O को। थीनर किसे? तो एसीटोन को। और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये शराब का पता लगाने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खंड जिसमें हेलोजन का स्थान है, तो किस ब्लॉक में हेलोजन को रखा गया है? तो ये P खंड में, P ब्लॉक में रखा गया है ना। तो आवर्त सारणी जैसे ऐसे होता है ना, आवर्त सारणी ये हो गया।
और ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, पी एस ब्लॉक होता है ना, एस पी डी एफ है ना, एस ब्लॉक हो गया, और ये होता है यहाँ पर पी ब्लॉक होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, डी ब्लॉक, और यहाँ पर क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। तो एस पी डी एफ है ना, तो यहाँ पर रखा गया आपको क्या, हेलोजन को, है ना, हेलोजन का स्थान इधर है, ठीक है। तो ये पी खंड में आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैनिक चर्या की वस्तुओं में प्लास्टिक का प्रयोग होता है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक होता है। तो दैनिक चर्या वाला जो प्लास्टिक है वो कौन सा होता है, तो बेकेलाइट और पॉलीएथिलीन होता है, बेकेलाइट और पॉलीएथिलीन। निम्न में से ईंधन, निम्नलिखित में से ईंधन कौन सा द्रव नहीं है, तो कौन सा ईंधन जो है द्रव नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गैस है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये क्या है, द्रव नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, तो क्षार धातु को आवर्त समूह के फर्स्ट ए में रखा गया है, और यहीं पर बोलेंगे क्या, वर्ग एक में रखा गया है, ठीक है। और समूह यही वाला फर्स्ट ए में रखा गया है। यहाँ पर क्षार मृदा धातु पूछेगा तो समूह दो में रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या, किस तत्व के किसी समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, तो ये किसके, फर्स्ट बी के समूह को सिक्का धातु कहा जाता है, जिसमें कि कॉपर है और चांदी है, सोना है, ये सब क्या सिक्का धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सुमेलित कीजिए। तो पीतल, पिताजी बताए थे ना, तांबा और जिंक का कांसा काटता है ना, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। जर्मन सिल्वर ये हो गया, टांका ये हो गया, रोर गोल्ड क्या हो गया, ये हो गया, और ये वाला ये हो गया, और स्टील का क्या हो गया, ये, और ये पहले भी आया था, मिला दिए थे आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 106, शून्य समूह में, यानी कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जानते हैं। तो शून्य समूह में वो जो रखा गया तत्व है वो किस, वो जानते हैं किसको, निष्क्रिय धातु के, है ना। जो वर्ग 18 में या शून्य समूह में रखा गया, ये निष्क्रिय धातु कहा जाता है इसे ना, निष्क्रिय धातु। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया 106 का डी, है ना। अक्रिय धातु भी कहते हैं, नोबेल गैस भी कहा जाता है। सबसे भारी धातु, सबसे भारी ऑस्मियम हो जाएगा, क्या, सबसे भारी धातु ऑस्मियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्का तत्व, तो इसमें से कौन सा सबसे हल्का तत्व हो जाएगा, तो यह लिथियम है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है ना, सबसे पहले इधर आ रहा है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्की धातु भी पूछेगा तो लिथियम होगा। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए, तो सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हाइपो का हो जाएगा क्या, मतलब ये वाला कैल्शियम सल्फेट है ना, CaSO4। नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ 110 में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। देखिए क्या बोला, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हाइपो का हो जाएगा, ये है आपका ये वाला Na2S2O3, Na2S2O3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। सोडियम थाइसल्फेट जो है ये क्या है, हाइपो का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, तो इसका प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या, MgOH होल टू, MgOH होल टू है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है, तो देखिए ये क्या होता है, मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे समझिए, देखिए जैसे कि ये है क्या, क्लोरोफिल का होता है पत्तियों में, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, तो वही क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जैसे कि मानव का रक्त जो है लाल होता है वो किसी कारण, हीमोग्लोबिन के कारण है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल में क्या, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम है, तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या होगा, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना, क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना करेक्ट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है ये, तो जो जिप्सम है ना, उसी को गर्म करके तो जल आधा आधा बचता है, तो है ना। तो हाफ H2O वाला ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जैसे हाथ पैर किसी का टूट जाता है ना, तो जो प्लास्टर लगाया जाता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है, तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 और MgCO3, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। फिर क्या, एस्बेस्टोस किससे बनी होती है, तो एस्बेस्टोस जो है ये किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, देखिए अभी उधर क्या बताया, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है ना, Mg, और यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन में लोहा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बायोगैस एक मिश्रण है, तो बायोगैस किसका मिश्रण हो जाएगा, तो यह है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का ये मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119 में, कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक एल्केन नहीं है, तो एल्केन देखिए तीन चीज होता है ना, याद रखना क्या, तीन चीज क्या,
एक होता है एल्किन, है ना। इसको याद करने का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है ना, एल्किन का फॉर्मूला पूछेगा क्या होता है, तो एल्किन देखिए एल्किन, ठीक है, फिर क्या होता है एल्केन, ऊपर इसका एल्केन कर दीजिए, और फिर नीचे क्या होता है एल्काइन होता है ना। इसको याद करने के लिए इस तरह से आप सजाइएगा तो आसानी से याद रखोगे। तो एल्किन को क्या मानिए बेस, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है CN और H2N होता है, ठीक है। जब ऊपर चलेंगे एल्केन में तो क्या होगा, सेम बेस यही रहेगा CnH2n, यानी कि यहाँ पे लिखा है क्या CN और H2N, तो ऊपर गए एल्केन यानी +2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा एल्काइन, क्या होगा तो नीचे आए तो -2 CN और H2N -2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना क्या है मालूम, देखिए जो बेस है एल्किन में क्या है, ये क्या CnH2n है, यानी कि CN यहाँ पर अगर यहाँ N है तो यहाँ पर क्या 2N होगा, यानी कि इसका दुगना होगा, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा एल्केन अगर रहेगा एल्केन समूह का, तो क्या होगा CnH2n, यानी कि दुगना करके +2 रहेगा, है ना, 2 जोड़ा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए बोला क्या कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है, तो एल्केन में क्या होना चाहिए, दोगुना करके +2 होना चाहिए, दोगुना करके +2। तो जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है कार्बन में, तो यहाँ पर क्या होगा C में 1 है, तो 1 का दोगुना किया 2 हो गया +2, इसमें क्या ये है, इस ये फॉर्मूला पर है, दोगुना करके +2 किया हुआ है। इसमें देखिए दोगुना यहाँ पर 2 है C2, इसको दोगुना किया 2 दूनी 4, अब +2 6 है, इसमें भी है। और दोगुना करके 2 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4, अब देखिए +2 नहीं है, तो 2 दूनी 4 खाली दोगुना है, सिर्फ दोगुना दिए क्या हो एल्किन समूह वाला हो गया, ये क्या हो गया एल्किन समूह वाला हो गया। इसमें देखिए 4 दूनी 8, अब +2 किया हुआ है ना, तो ये क्या देखिए C4 और H10 है, यानी कि ये भी क्या एल्किन समूह का है, ठीक है। यहीं पर क्या रहता जैसे -2 रहता तो ये क्या होगा एल्काइन समूह का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और एल्केन क्या होता है एकल समूह, एकल बंध होता है इसमें, ठीक है। जबकि एल्काइन और एल्किन और एल्काइन में क्या, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो एकल बॉन्ड होता है एल्केन में वो क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जबकि एल्किन और एल्काइन वाला क्या होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो ये भी सब ध्यान रखना है आपको, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं ना। तो एल्केन वाला कौन सा होगा, तो एल्केन वाला वही होगा दोगुना करके +2 रहेगा, तो इसमें दोगुना करके तो है 2 दूनी 4, लेकिन प्लस नहीं किया, यही क्या एल्केन का नहीं बल्कि ये एल्किन समूह का, एल्किन समूह का ये, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा 119 का, यहाँ पर C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना कैल्शियम सिलिकेट और क्या है कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये किसमें, ये सीमेंट का है ना। और पर म्यूटिड विधि ये किसमें जल शोधन के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है जिप्सम, ये क्या हुआ सीमेंट को देर से सूखने देता है, जिप्सम है ना, सीमेंट में मिलाया जाता है जिप्सम इसीलिए। एल्यूमिना सीमेंट को जल्दी सुखाता है। आयरन ऑक्साइड सीमेंट को मजबूती देता है। चूना पत्थर सीमेंट में दरार को रोकता है। और फिर क्या है अतिशीतित द्रव, एक कांच बसी अम्ल और सोडियम का उच्च होना, ये साबुन में इसका मिलान हो जाएगा सही। फिर आगे देखते हैं रेजिंग, ये क्या हो जाएगा साबुन का झाग होता है। डिटर्जेंट में क्या कठोर जल से झाग बनता है, ठीक है, ये सही मिलान है इसका। टेरिलिन होती है, तो टेरिलिन क्या होता है, तो ये पॉलीएस्टर होता है ना, टेरिलिन क्या होता है पॉलीएस्टर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वह है ना, जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वो क्या मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त एक कच्चा पदार्थ है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त एक कच्चा पदार्थ है, तो आंसर क्या होगा ये एपिडिक अम्ल होगा, एपिडिक अम्ल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी पदार्थ मिलाया जाता है, पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी पदार्थ मिलाया जाता है, ये टेट्रा एथिल लेड होगा, टेट्रा एथिल लेड करेक्ट आंसर है। लोह धातु के जंग लगने के लिए वायु में डैश दोनों की आवश्यकता होगी, तो क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन और नमी ये दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन विस्फोटक नहीं है, तो विस्फोटक कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए विस्फोटक पूछा कौन सा नहीं है, ये क्या डायनामाइट विस्फोटक है, TNT विस्फोटक है, TNP विस्फोटक है, TNG विस्फोटक है, राडियस विस्फोटक है, IED विस्फोटक है, और पिक्रिक एसिड ये भी है, गन पाउडर ये भी है, सोडियम नाइट्रेट ये भी है। मस्टर्ड ऑयल ये क्या ऑयल है ना, मस्टर्ड ऑयल किसको बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं क्या करुआ तेल है ना, तो ये क्या है विस्फोटक नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, जंग रहित लोहा बनाने में किसका पर चढ़ाते हैं, तो जिंक पर चढ़ाते हैं, है ना, जंग नहीं बचने के लिए। फिर क्या जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, तो यहाँ पर जिंक भी होता है, और जिंक ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या लगाएंगे क्रोमियम, है ना, क्रोमियम यहाँ पर आंसर हो जाएगा 127 का, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा लोहे का शुद्ध रूप क्या है, तो लोहे का शुद्ध रूप क्या है पिटवा लोहा है ना, पीट पीट कर इसको शुद्ध कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
129। इसमें क्या होगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाता है, कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ा होता है, तो गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, वो जस्ता का है। क्या होता है, जस्ता का परत चढ़ा होता है। नेक्स्ट क्या, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो धान का खैरा रोग जो होता है ये जस्ता की कमी के कारण होता है। प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है, तो किसका, प्रयोगशाला में आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का, तो किसका, पायरेक्स कांच का होगा ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, पायरेक्स कांच यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। किसके, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो किसका, तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। बेवकूफों का सोना यानी कि फुल्स ऑफ गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये किसको, तो इसको बोलेंगे किसको, मालूम, ये है पायराइट्स को, है ना, आयरन पायराइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में कौन, जो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा ना, जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, क्या हो, पोटेशियम हो गया, फिर इधर सोडियम हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो रहा है। सबसे नीचे उधर जो सबसे कम अभिक्रियाशील में कौन आता है, जैसे आपका आ गया चांदी आ गया, सोना आ गया, ठीक है, प्लेटिनम आ गया, सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो वो क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पूछा है ना, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो ये सोना है ना, यहाँ पर क्या, सोना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आतिशबाजी में हरा रंग ये होगा किसके कारण होता है, हरा रंग बेरियम के कारण, ठीक है, और लाल रंग किसके कारण होता है, स्ट्रोंसियम के कारण है। तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो पोटेशियम का है ना, पोटेशियम करेक्ट आंसर है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो गन पाउडर ये चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। चिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, तो चिली साल्ट पीटर ये है किसका मालूम, ये सोडियम नाइट्रेट का, क्या है, सोडियम नाइट्रेट का है ना, सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है ना, NaNO3। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता, यानी कि सिल्वर नहीं होता, नाम तो में है सिल्वर लेकिन वो सिल्वर नहीं होता है, तो वो कौन सा है, तो वो यही है, जर्मन सिल्वर है ना। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, कॉपर, निकेल और जस्ता होता है इसमें, ठीक है, लेकिन सिल्वर नहीं होता है, बाकी ये सब में सिल्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये समावयवी कहलाएगा, क्या, समावयवी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143, तेल में लगी आग को बुझाने में उपयोग किया जाता है, तो तेल में लगी आग को बुझाने के लिए झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। झाग अग्निशामक में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो है, ये है, कौन सा हो जाएगा मालूम, Al2SO4 का होल 2 होगा, है ना, Al2SO4 का होल 2 होगा यहाँ पर, ठीक है, यही वाला आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 144 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम रेशम जो पोलोमाइड का बना होता है, तो इसका आंसर लगाइएगा, कृत्रिम रेशम जो पोलोमाइड का बना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, 145 का आंसर क्या होगा, कृत्रिम रेशम जो पोलीमाइड का बना होता है, ये क्या होता है, 45 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी से नाइलोन होना, क्या, कृत्रिम रेशम जो पोलीमाइड का बना होता है, नाइलोन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, नाइलोन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुलक प्रकृति का पदार्थ नहीं है, तो बहुलक प्रकृति का पदार्थ नहीं है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 144 में यहाँ पर देखते हैं, ये वाला क्या सही था, है ना, झाग अग्निशामक में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा, Al2SO4 होल 3, ये वाला सही है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। कृत्रिम रेशम में पोलीमाइड बता दिया आपको, ये किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये नाइलोन का बहुलक प्रकृति का पदार्थ नहीं है। देखिए इसमें क्या पूछा, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक होता है क्या प्राकृतिक बहुलक, है ना, का उदाहरण कौन सा नहीं है, लेकिन यह पूछा क्या बहुलक प्रकृति का, मतलब बहुलक जैसा पदार्थ कौन सा नहीं है ना, बहुलक प्रकृति का पूछा है ना, प्राकृतिक बहुलक नहीं पूछा है ना। तो ये क्या है, होता है ना कृत्रिम बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, तो वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है बहुलक प्रकृति का, यानी बहुलक जैसा पदार्थ कौन नहीं है,
तो इसमें आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये क्या है, मोनोमर है ना, ये क्या मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर क्या है, एकल प्रकृति के से ये बनता है। ये क्या है, जैसे नायलॉन, ये क्या बहुलक जैसा है ना, बहुलक प्रकृति का ये पदार्थ है। सेल्यूलोज है, मंड है, बहुलक है, लेकिन ग्लूकोज क्या है, ये मोनोमर का है ना, उदाहरण है। ठीक है, तो ये वाला बहुलक जैसा ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है, तो वो कौन सा है, तो ये है इनवर्टेज। क्या है, इनवर्टेज करेक्ट आंसर है। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है। ऑक्सीजन और साथ में क्या मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एसिटिलिक क्या है, एसिटिल और सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित में काम लाया जाता है। तो ये किस में काम लाया जाता है, तो ये लाया जाता है किसमें, पीड़ाहारी में ना, दर्द नाशक में इसका प्रयोग किया जाता है। आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। तो टाइफाइड के लिए कौन सा औषधि, इसमें क्लोरोमाइसिटिन है ना, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाता है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, बिडाल टेस्ट है ना, जबकि एड्स की जांच के लिए कौन सा, एलिसा टेस्ट किया जाता है। फिलिंट कांच में होता है, तो फिलिंट कांच में क्या होता है, तो ये होता है लेड क्रोमेट है ना, लेड क्रोमेट करेक्ट आंसर है। मोनाजाइट किसका है, ये थोरियम का है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है, तो इसमें सुमेलित कर देते हैं। क्या है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन है। चाय में क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन, कैप्सूल में अस्टोर्च, वस्त्र में सेलुलोज, और यहाँ पर वायुयान किसका, तो ड्यूरेलेमिन है ना।